ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैं सब पे स्वागत करता हूँ। और काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं क्योंकि उससे पहले मेंस था और मेंस के बाद अचानक काफ़ी मेरी तबीयत खराब रही। आज भी बहुत बुखार था, बट गोली वोली लेकर के एंटीबायोटिक और ये सब मैंने इतना बना लिया। मैंने सोचा कि आज क्लास तो लूंगा क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, बच्चों को लगता है दिन से क्लास नहीं हो रही, क्या बात है, भाई जिंदा है कि नहीं। तो मैंने सोचा कि ये होना चाहिए। मैं थोड़ा रिमाइंड कराना चाहता हूँ। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था और नोट्स बनाए थे तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा था तो मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि हम सिमिलैरिटी पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। हम क्या पढ़ रहे थे? सिमिलैरिटी। और सिमिलैरिटी में मैंने क्या बताई थी, एक बात आपने देखा होगा कि मेंस का पेपर किस तरीके का आया है, तो हमें आइडिया तो बहुत लग गया है कि हमें किस लेवल की तैयारी करनी है। हमें बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे भी फोकस रखना है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ मैथ्स पढ़नी है और इंग्लिश पढ़नी है, हमें रीजनिंग और बाकी चीजों पे भी फोकस रखना है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी का मतलब क्या है? सिमिलैरिटी का मतलब है समरूपता। सिमिलैरिटी का मतलब क्या है? समरूपता। ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा और फिर सवालों पे जाऊंगा। मैंने एक बात कही थी कि अगर एक ट्रायंगल एबीसी है, अगर एक ट्रायंगल एबीसी है और एक ट्रायंगल डीईएफ है, डीईएफ है, तब हमने कहा था कि अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, एबीसी ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के सिमिलर है दोनों ट्रायंगल, तो हमने कहा था कि एवरी करस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल, यानी साइड का रेशियो AB और DE का अनुपात BC और EF का अनुपात और AC और DF का अनुपात बराबर होगा इनकी करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो, इनकी मीडियन का रेशियो, इनकी स्मॉल r का रेशियो, इनकी कैपिटल R का रेशियो। ये सारे रेशियो बराबर होंगे इनके एरिया के रेशियो के अंडर रूट के। ये बात हमने आपको बताई थी। और सिमिलर करने के लिए जो कंडीशन होगी वो भी हमने साथ में आपको बताई थी। हमने कहा था कि अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके लिए कंडीशन होगी कि या तो दो एंगल बराबर हो या तीन एंगल बराबर हो। इतनी सी बात हमने बताई थी आपको। हमने ये भी कहा था कि जब सिमिलरिटी अगर कभी लगानी हो, सब कुछ सिलेबस हो जाएगा, अब लंबी लंबी क्लास चलेगी, अब डेली 2 घंटे की एक क्लास होगी, डेली 2 घंटे की एक क्लास होगी। ठीक है, चलो इतनी सी बात मैंने बताई थी, मैं बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी लिखा रहा हूं ताकि कोई बच्चा नया आया है, आज ही क्लास से जुड़ा है, तो उसको आइडिया रहे, पता रहे। एक बात मैंने बताई थी कि जब सिमिलरिटी का खेल एंगल का ही है, इसका मतलब कि साइन रूल और सिमिलरिटी सेम चीज होती है कि अगर ऐसे अल्फा बीटा एंगल लिखे हुए हैं और इनके सामने की भुजा एक्स वाई और जेड है, ऐसे ही एक और ट्राइंगल है जिसके अंदर अल्फा बीटा और गामा लिखे हुए हैं और इसके सामने की भुजा 10 12 15 है। तो हम ये कहते हैं कि अगर मुझे इन दोनों ट्राइंगल के बारे में बोलना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि सिमिलर ट्राइंगल होंगे। कैसे लगाऊंगा सिमिलरिटी? मैं देखूंगा अल्फा के सामने इधर x है और फिर इधर देखूंगा अल्फा के सामने 12 है, तो ये 12 बराबर इधर बीटा के सामने क्या है? y है, और इधर बीटा के सामने क्या है? 10 है, और बीटा के सामने y, और इधर गामा के सामने z है और इधर गामा के सामने 15 है। यानी कल को कोई मुझे x y z का अनुपात पूछ ले तो मैं बोल दूंगा कि जी 12 10 और 15 है, 12 10 और 15 है। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है ये बात, या कोई ऐसा बच्चा जिसको क्लियर ना हो? चले इतनी सी बात कर ले। उसके बाद मैंने कहा था कि आपको थेल्स थ्योरम भी पता होनी चाहिए। अगर एक ट्राइंगल है इस तरीके से ABC, और हमने कहा था कि ABC में अगर DE पैरेलल है, हमने अगर बोला था कि भाई अगर DE पैरेलल है BC के, तो इसका मतलब कि एंगल इक्वल हो जाते हैं। जैसे कि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, ये बीटा है तो ये भी बीटा, तब हम कहते हैं कि ट्राइंगल ADE सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल ABC के।
ये दोनों ADE और ABC क्या है, आपस में सिमिलर हो जाते हैं। और अगर ये सिमिलर हो जाते हैं तो हम यहाँ पे दो बातें लिखेंगे। पहली, एक तो AD बटे AB बराबर AE बटे AC बराबर DE बटे BC, ये लिखेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, इसी को ऐसे भी लिख देते हैं कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ये वाली बात, ये मैं सब पढ़ा चुका हूं। जो लोगों को नहीं पता है वो एक बार देख लें जल्दी से, सब मैं पढ़ा चुका हूं। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट लिख रहा हूं कि इफ D मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है तो E भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि पैरेलल है, E भी मिड पॉइंट होगा। ये वाली बात लिख लेना। और दूसरा लिख लेना कि इफ D एंड E मिड पॉइंट है तब DE पैरेलल होगी BC के। जब ये दोनों बातें होंगी तो इसके नीचे लिख लेना, इन दोनों ही स्थितियों में DE हाफ होगा BC का। एंड जिन बच्चों को ये वाली बात ना समझ में आई हो तो वो मेरी पिछली क्लास देख लें। जस्ट पिछली क्लास में मैंने ये सब कुछ कराया था, ABC। जस्ट पिछली क्लास में मैंने ये सब कुछ कराया था। ठीक है, अब मैं सीधे सवाल पे आऊंगा क्योंकि मैं ये पढ़ा चुका हूं, बार बार एक एक चीज नहीं कराऊंगा। ठीक है, सवाल पे आ रहा हूं और पहला सवाल पूछना शुरू कर रहा हूं। आपने देखा भी कि पेपर में इस बार के मेंस में भी, जैसे पहले के मेंस में आ रहा था, प्री में आ रहा था, इस बार के मेंस में भी सिमिलरिटी पे सवाल पूछे गए। चैट प्राइवेट कर दो भाई। चैट आपने प्राइवेट क्यों नहीं की? हमेशा प्राइवेट रखनी है मेरी क्लास में, तो अब शायद होगी भी नहीं। त्रिभुज ABC में D भुजा BC पर स्थित एक बिंदु है। ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में D भुजा BC पर स्थित एक बिंदु है जो इस प्रकार है कि ADC बराबर BAC, CA बराबर 12, CB 8, तो CD का मान बताओ। SSC CGL Tier 2 2019 में आया था। ऐसे छोटे छोटे सवाल ही पेपर में आते हैं। देखिए, मोहित और सचिन आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मैं तो कहूंगा लड़ाई में कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब लड़ाई का नहीं है, बिल्कुल मत लड़ो। देखिए, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में D भुजा BC पर स्थित, D भुजा BC पर स्थित एक बिंदु है जो इस प्रकार है कि ADC बराबर BAC। ADC यानी कि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, CA बराबर 12, CA 12 है, CB 8 है और CD का मान आपसे पूछा है, यानी X आपसे पूछा है। तो बताइए क्या उत्तर होगा? चित्र मैंने बता दिया, उत्तर आप बताइए। तो देखिए, अब इसमें कैसे लगेगी सिमिलरिटी, क्या कहती है सिमिलरिटी, क्या कहती है देखना। हमें ये पता है कि इस ट्राइंगल का एक एंगल कॉमन है C और एक अल्फा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ACD ट्राइंगल सिमिलर होगा, किसके सिमिलर होगा? ACD, जो कॉमन एंगल है उसको बीटा मान लीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे ना दिमाग मत लगाया करिए। बहुत सारे लोग इसी पे दिमाग लगाते हैं कि ACD किसके सिमिलर होगा, ACD। तो आप कहेंगे भाई A पे कितना एंगल बन रहा है? अल्फा। तो और D पे कितना बन रहा है? अल्फा। तो D उधर आएगा A के स्थान पर। बहुत से लोग ऐसे दिमाग लगाते हैं। ठीक है, कि D और बीटा C पे बन रहा है तो C इसमें भी कॉमन होगा बीच में। अब बचा कितना? BCA ट्राइंगल। ऐसे लोग लिखते हैं बना के, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कुछ ऐसे बना के मत लिखिए। मेरा कहना यह है कि कुछ ऐसे बनाकर मत लिखिए कि ACD और BCA बना के मत लिखिए, ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। इससे कोई फर्क नहीं है कि आपने यहाँ BCA लिखा है या ABC। इस सवाल में आप लगाएंगे कैसे सिमिलरिटी वो जानिए। आप कहेंगे कि जी अल्फा के सामने की इधर भुजा कौन सी है इस ट्राइंगल में? तो मैं कहूंगा 12। इस पूरे ट्राइंगल में अल्फा के सामने कितनी है? तो आप कहेंगे 8। मैं ऐसे एंगल से निकालूंगा,
मैं ये सोचूंगा ही नहीं, बस मुझे पता चल गया ना सिमिलरिटी है, तो मुझे इसको सोचने में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं कैसे निकालूंगा, मैं कहूंगा कि अल्फा के सामने क्या है 8, इधर अल्फा के सामने क्या है 12, तो मैंने पहले छोटे वाले ट्राइंगल में लिया अल्फा के सामने 12 तो बड़े वाले में 8। ये बात क्लियर है। इसके बाद ध्यान से समझना, मैंने कहा जो तीसरा एंगल है वो गामा है, मान लेते हैं इसमें गामा, तो इसमें तीसरा ये वाला होगा गामा, तो इसमें गामा के सामने x है छोटे वाले में, क्योंकि अगर मैंने इधर छोटे वाले में पहले लिया तो मैं यहाँ पे भी छोटे वाले में पहले लूंगा, और मैं ये अल्फा के सामने के एंगल ले रहा हूं और अब मैं गामा के सामने के ले रहा हूं भुजाएं। तो गामा के सामने छोटे वाले में x है, बड़े वाले में गामा के सामने 12 है। तो क्या हम यहां से निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ जी x बराबर आ गया 12 गुणा 12 144/8 यानी 18। तो x का मान 18 होगा, CD 18 होगी। बट कमाल की बात तो यह है कि ये सवाल कितना घटिया है, मैंने अपने जीवन में इतना घटिया सवाल नहीं देखा कि CD 18 है सोचिए और BC 8 है। इसका मतलब कि D बाहर होगा कहीं, हमें इससे मतलब नहीं है, D बाहर होगा, मुझे लगता है D भुजा BC पर बाहर कहीं होगा, हो सकता है बाहर, उसकी इतनी औकात है कि D यहाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है D बाहर हो सकता है D, बट पेपर में पूछा हुआ सवाल है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, D बाहर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, CGL 2020 टीयर 1 में आया है। ये कह रहा है त्रिभुज ABC में बिंदु D AB पर स्थित है तथा E और F BC पर इस प्रकार स्थित है कि DF AC के समानांतर है, DE AF के समानांतर है। यदि BE बराबर 4, CF बराबर 3 तो EF की लंबाई क्या होगी, ये पूछ रहे हैं। निकालना भाई, कोशिश करना एक बार कैसे होगा। अब ये कह रहा है त्रिभुज ABC में बिंदु D पर स्थित है, तो बना लेंगे चित्र। हमने कहा त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में बिंदु D AB पर स्थित है, D AB पर स्थित है तथा E और F BC पर इस प्रकार स्थित हैं, E और F BC पर इस प्रकार स्थित हैं कि DF AC के समानांतर है, DF AC के समानांतर है, DE AF के समानांतर है, DE AF के समानांतर है। इन्होंने हमें दिया है BE बराबर 4, तो देखिए BE 4 और CF 3, तो EF की लंबाई बतानी। बड़ा बड़ा प्यारा सवाल है। मैं तो एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ध्यान से समझ के, कि अगर CF 3 है, अगर CF 3 है, ठीक है, और ये समानांतर है, ठीक है भाई, बहुत ध्यान से समझो इस सवाल को। मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने देखिए कोई मिड पॉइंट तो हमें दिया नहीं है, इन्होंने दिया है कि भाई BE आपकी 4 है और CF आपकी 3 है, ये इन्होंने हमें दिया है, और कुछ दिया सवाल के अंदर नहीं। बिंदु D AB पर इस प्रकार स्थित है कि EF पैरेलल है, मैंने इसको X मान लिया, X मान लो, चलेगा? तो आप कहेंगे हाँ जी चलेगा। तो देखिए मैं पहले किस ट्राइंगल में लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। मैं चित्र भी बना दे रहा हूँ अलग से, कि मैंने एक सवाल है और एक ऐसे करके बनाया हुआ है, ये ABC ट्राइंगल है, मैं चाहता हूँ एक एक बच्चे को समझ आए, और ये D लाइन है और ये F पे कट करती है, ठीक है, तो F पे कटती है तो ये 4+X है और ये 3 है। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि भाई इस सवाल में BD बटे DB, क्योंकि पैरेलल है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी कि BD अपॉन DA, BD अपॉन AD, सॉरी, BD अपॉन AD, ये BD अपॉन AD का जो अनुपात होगा वो होगा 4+X बटे 3, यही बताया था, क्योंकि पैरेलल है। मुझे बताओ आप अगर मैंने कुछ गलत बताया तो। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं आपसे कि अगर ये पैरेलल है DE, तो इसका इसका अनुपात या इसका इसका अनुपात इस पूरे के और इसके बराबर होगा। अब मैंने क्या किया कि ये लाइन ले ली AF, समझना, ये AF थी ऐसे। क्यों ले ली मैंने AF, क्योंकि अब DE ऐसे दिया हुआ है, DE पूरा ट्राइंगल नहीं बनाया मैंने। अब आपको पता है कि BE कितनी है 4, EF कितनी है X। अब मैं आपसे पूछूं BD अपॉन DA, तो आप कहेंगे जी अब BD अपॉन DA कितना है 4/X है, बोलो है या नहीं?
है। तो आपने देखा, मुझे पता है ये इसीलिए करना पड़ा अभी क्योंकि आप बहुत नादान हैं कि मैंने अलग अलग बताया ट्राइंगल बना के कि इस ट्राइंगल में इसका और इसका रेशियो वही होगा जो इसका और इसका होगा, ऐसे इस ट्राइंगल में इसका और इसका रेशियो वही होगा जो इसका और इस ट्राइंगल में। ठीक है, तो हमने देखा BD अपॉन AD इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा इक्वल करके 4 + x बटे 3, तो 3 चौक 12 बराबर 4x + x²। आप चाहो तो ऑप्शन भी रख के देख सकते हो, तो ऑप्शन रख के देखेंगे तो ये x 2 सेटिस्फाई कर रहा है, x यानी कि EF बराबर 2 ऑप्शन से हमने सेटिस्फाई कर दिया। अदरवाइज हम इसके फैक्टर भी कर सकते थे, बात खत्म। बोलो, अगर कोई डाउट है तो बताओ, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो बताए या कहे, अपने दिल की बात कहे, अपने मन की बात कहे, कहता रहे। तो अभी आप ज्यादा डिमांड मत करिए, बस सवाल निकालिए। जैसे मैंने कहा कि अगर दो ट्राइंगल समरूप हैं, ट्राइंगल ABC और सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, ठीक है, ट्राइंगल DEF के सिमिलर है, तो इनके एरिया क्या है, इनके एरिया क्या है ABC के, ABC का एरिया 100 है और DEF का एरिया कितना है 49, एरिया 100 और 49 है। अगर एरिया 100 और 49 है तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि इनकी हाइट का या साइड का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे जी ये प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट ऑफ एरिया के, एरिया के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब हाइट का रेशियो होगा 10 और 7 का। बोलो, हाइट का रेशियो कितना होगा 10 और 7 का। तो त्रिभुज ABCD की हाइट, ABC की हाइट 5 दे रखी है, यानी 10 की वैल्यू 5 है। 10 की अगर 5 है तो 7 की कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। यही आंसर है। क्या कोई ऐसा बच्चा जिसको इस तरीके के सवाल में दिक्कत थी, कोई डाउट है, कोई भी ऐसा बच्चा है? क्या सबसे हो गया था सवाल? सबसे ऐसा सवाल हो गया था या कोई ऐसा बच्चा बचा है जिससे नहीं हुआ? चलिए, मैं टीयर 2 में ही आया हुआ एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, टीयर 2 में ही आया हुआ एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। सवाल देखिए क्या है, ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AB और AC पर स्थित ऐसे बिंदु हैं जहां DE पैरेलल है BC के, AD और AB का अनुपात 3 और 8 का है, तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल अनुपात चतुर्भुज DECA का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बताओ क्या होगा। देखिए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AB और AC पर ऐसे बिंदु हैं, त्रिभुज ABC में D और E भुजा AB और AC पर स्थित ऐसे बिंदु हैं, त्रिभुज ABC में D और E, AB और AC पर ऐसे बिंदु हैं कि DE पैरेलल है BC के, ठीक है। AD और AB का अनुपात 3:8 है, AD और AB का अनुपात, AD और AB का अनुपात 3:8 है, AD और AB का अनुपात 3:8 है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये 3 है और ये पूरा 8 है तो ये 5 कह सकते हैं हम। चूंकि DE पैरेलल है BC के, तो हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा त्रिभुज ADE के, ADE के सिमिलर होगा, कह सकते हैं त्रिभुज ABC और ADE सिमिलर होंगे आपस में। अगर ये सिमिलर हो गए और 3-5 का रेशियो है, तो हमने देखा इनकी साइड का जो रेशियो है, वैसे इस 5 की जरूरत है नहीं, वो ये भुजा 8 है और इसकी भुजा 3 है, तो फिर इनके एरिया का क्या होगा दोस्तों? आप कहेंगे एरिया 8 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर होगा।
हमसे पूछा था BDE और नीचे का पूछा था DECA। ये कैसे बनेगा DECA? ये तो बनेगा ही नहीं क्वाड्रिलेटरल। DECA, DECB होगा मुझे लगता है, DECB होगा। D और E, AB और BC पर 2 बिंदु हैं। शिट, चलो कोई मैं ज्यादा चेंज नहीं करूंगा, देखो ज्यादा चेंज करूंगा नहीं। कहाँ पे बताए थे बिंदु? AB और AC। अच्छा हिंदी में गलत है, मैं हिंदी के हिसाब से चला, हिंदी में गलत है। C ऊपर लिख लीजिए, C और AB, तो BC पर E है, तो ये भुजाएं भी बदलनी पड़ेंगी। अब क्या क्या दिया है सवाल में हमें? सवाल में बोला है कि AD और AB का अनुपात है, तो फिर गलत हो गया सवाल। शिट यार, मैं दोबारा से कर रहा हूँ पूरा सवाल, दोबारा से कर रहा हूँ। सवाल में AB और BC पर बिंदु हैं, तो जो कॉमन है ना उसको ऊपर रखा करो, हमेशा सबसे सही रहती है चीज। मैंने B को ऊपर रखा, AB और AC, ठीक है। AB पर एक बिंदु D है, AB पर एक बिंदु D है और BC पर एक बिंदु E है, और AD और AB 3 और 8 हो जाएगा। AD 3 और AB 8। मैं ये लिख सकता हूं यहां से कि ट्राइंगल BDE सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC, और साइड का रेशियो कितना है? BDE की साइड कितनी है? ये कितनी होगी ऊपर? 5, तो ये 5 हो जाएगी और ये 8। तो फिर एरिया क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 और 8 8 64, ये होगा 25 और 64। तो हमने देखा कि अगर ऊपर वाला 25 आ गया एरिया, ये 25 आ गया अगर एरिया, तो ये एरिया कितना होगा? 64 माइनस 25 बराबर 39। तो यही सवाल में पूछा था, 25:39। करेक्शन कर लीजिएगा, हिंदी वाले करेक्शन कर लेंगे कि यहाँ पे BC है, हिंदी वाले करेक्शन कर लेंगे यहाँ पे BC है। वैसे मैंने कहा था मैं एक ही क्लास में सिमिलरिटी पढ़ाऊंगा, फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ आपको सिमिलरिटी अच्छे से समझ आए, तो आप 2-3 क्लासेस में सिमिलरिटी को समझिए और पढ़िए, ठीक है। मैं एक और सवाल पूछ रहा हूँ, इस सवाल को देख लीजिए। और एक और सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत शिद्दत से बताना चाहता हूँ एक सवाल। देखें, त्रिभुज ABC में D तथा E क्रम से AC और AB पर स्थित ऐसे बिंदु हैं कि एंगल ADE बराबर एंगल B। यदि AD 7.6, AE 7.2, सर फिगर गलत बना दिए, DE पैरेलल BC है पिछले सवाल में, DE पैरेलल BC। नहीं नहीं, करेक्ट करना पड़ेगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, DE पैरेलल AC करना पड़ेगा, इन्होंने गलत लिखा हुआ है। आप तो सवाल का मर्म समझ गए, इन गधों ने गलत लिखा हुआ है, आप गधों की बात पे मत जाइए। DE पैरेलल अगर AC होगी तो फिर सवाल में कुछ और पूछा जाएगा। एक बार पूरा ही करेक्ट कर लीजिए, सवाल में बहुत बड़ा झोल था। त्रिभुज ABC में, बहुत ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज ABC में D तथा E क्रम से AC और AB पर स्थित हैं। D AC पर और E AB पर स्थित है, उल्टा है। एंगल ADE मान लेते हैं अल्फा है, तो बराबर एंगल B के, ये अल्फा है। देखिए एक चीज तो समझिए कि अगर ये एंगल अल्फा है और ये अल्फा है, बीटा कॉमन है, इसका मतलब तीसरा एंगल भी बराबर है गामा गामा। तो मैं ये कह सकता हूँ दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ADE सिमिलर है ABC के, सिमिलर। अब देखिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं कह रहा हूं कि अल्फा के सामने, अच्छा चलो लिख लेते हैं समझाने के लिए, AD 7.6 है, AE 7.2 है, 7.2 लिख लिया। BE 4.2 है, 4.2 लिख लिया। BC 8.4 है, 8.4 लिख लिया। आपसे पूछ क्या रहा है सवाल में? DE पूछ रहा है। DE निकालना कौन सी बड़ी बात है, निकाल देंगे भाई, DE निकाल देंगे। देखो कैसे, मैंने कहा कि इसमें अल्फा के सामने क्या है, तो आपने कहा छोटे वाले में 7.2 है अल्फा के सामने।
बड़े वाले में पता नहीं, मैंने कहा छोटे वाले में बीटा के सामने क्या है, डीई पूछ रहा है ना, छोटे वाले में बीटा के सामने डीई है, बड़े वाले में बीटा के सामने 8.4 है, छोटे वाले में गामा के सामने 7.6 है, बड़े वाले में गामा के सामने 7 और 4 11.4 है। ये लो जी हो गया खेल। हमने एक किया ही नहीं, कौन कौन से एंगल लिए हमने लिया जी गामा और बीटा, ये तो बीटा के सामने के एंगल है और ये गामा के सामने के एंगल है। मैंने सिमिलरिटी आपको बताई ऐसे लगाना, हाफ नहीं होगा यहाँ पे, यार कैसी बातें कर रहे हैं, ये पैरेलल थोड़ी है, यहाँ पे डीई पैरेलल नहीं है बीसी के, क्यों नहीं है, क्योंकि अल्फा, ये वाला अल्फा बराबर है, अगर ये अल्फा यहाँ होता, ये गामा यहाँ होता, तब मैं कहता पैरेलल है, और पैरेलल में भी देखना पड़ता हाफ तब होता जब ये ई मिड पॉइंट होता, अभी तो ई मिड पॉइंट भी नहीं है, तो आप कैसे ये पैरेलल वैलल का गुणगान कर रहे हो, पागल हो क्या आप, या आपके पास दिमाग कम है, कैसे हो सकता है बताओ आप, पैरेलल कैसे हो सकती है, नहीं होगी पैरेलल। तो हमने कहा एंगल दिए हुए थे, दो एंगल बराबर थे, तीसरा हमने अपने आप बराबर कर दिया। उसके बाद मैंने कहा कि डीई बटे 8.4 बराबर 7.6 बटे 11.4 हो गया, ठीक है, करस्पॉन्डिंग किया, बीटा के सामने की भुजा ली, इसमें डीई, बीटा के सामने 8.4, इधर गामा, गामा के सामने 11.4, और ये तो 19 चौक 76 और 19 छिक्के 114, तो 2 और 3, और 3 से कितनी बार कटेगा, 28 तिया 84, तो डीई कितना होगा 5.6, डीई कितना होगा 5.6, यही उत्तर है, यही उत्तर है भाई 5.6। कोई डाउट है तो बताओ दोस्त, एनी डाउट, पानी ले लेते हैं फिर आप बताओ डाउट। आपको अगर ऐसा मिड पॉइंट वाला एक सवाल देखना है तो आप ये देख सकते हो, ये एक सवाल देख सकते हो, मिड पॉइंट वाला नहीं है बट अच्छा सवाल है, एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है। इसके बाद एक और सवाल करेंगे जो सीजीएल 2019 में है, सिमिलरिटी कैसे लगाए, भाई आज की क्लास में सिमिलरिटी के एग्जाम्पल है, इतना बेसिक बताने के बाद भी नहीं समझ आ रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ। दी गई आकृति में डीई पैरेलल है बीसी के, एडी 2.5 है, इसी सवाल में कर देता हूँ, एडी 2.5 है, ठीक है, और डीबी 3.5 और ईसी 4.2। तो हमने अभी ये पढ़ा था कि अगर ये पैरेलल हैं तो इनका रेशियो वही होगा जो इनका होगा, जैसे 55 25 5 और 7, तो 7 की वैल्यू 4.2, 7 छिंग 42, 0.6 की गुणा हो रही, 5 छिंग 30 3, दैट्स इट। क्या इस सवाल को करने में कोई तकलीफ हुई, लेकिन सवाल में एसी पूरी पूछी है, तो 3 और 4.2 कितना हो जाएगा 7.2, ये पूरा पूछा है, ये पूरा पूछा है, ठीक है, क्लियर है बात, यहां तक सबको क्लियर है। आप ये सवाल देखिए, सीजीएल टीयर 2 में आया, ये मुझे बहुत अच्छा सवाल लग रहा है, आप इसे करके बताइए। देखो भाई कैसे करेंगे, किसी का उत्तर आया बच्चे का, नहीं, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एबी और एसी भुजाओं पर दो बिंदु हैं, एबी पर डी और ई एसी पर, और दिया हुआ है डीई पैरेलल है बीसी के, यदि एडी बराबर 5, एडी बराबर 5, डीबी बराबर 9, एई बराबर 4, बीसी बराबर 15.4, 15.4, तो डीई और ईसी की लंबाई का योग बताना है, कितना होगा डीई और ईसी की, दोनों निकालनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अब आपको पता ही अगर ये पैरेलल है इसके, तो मैंने इसको x मान लिया थोड़ी देर के लिए और इसको y मान लिया, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई 5 बटे
पूरी भुजा कितनी होगी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो 9 और 5 14, पूरी भुजा यहां से यहां तक 14, ठीक है, बराबर 5/14 बराबर x बटे 15.4 बराबर 4/y प्लस 4, y+4, ठीक है। तो मैंने 14 से भाग लगाया, 14 एकम 14, 14 एकम 14, तो x आ गया 5.5। अगर x 5.5 आ गया, अब अगर मैं y की बात करूं तो आप देखेंगे कि 5y प्लस 20 बराबर 14 चौका 56 है, यानी 36y कितना आ जाएगा, 36/5। मैं ये कैलकुलेशन डायरेक्ट कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 7.2 हमसे सवाल में यही पूछ रहा है, यानी कि डीई का सम कितना है 5.5 प्लस ईसी का सम 7.2 मिला के कितना आ रहा है 7 5 12.7। क्या निकल के आ पाया था किसी का 12.7? ऐसे लगा पाए थे, ये पता कर पाए थे कि ट्राइंगल एडीई सिमिलर है एबीसी के, एडीई और एबीसी के सिमिलर है, ये पकड़ पाए थे? बोलो। इसी आ गया था सर। चलिए मैं समझता हूँ कि अब आपका दिमाग खुल रहा है धीरे धीरे, इसीलिए मैंने दूसरी क्लास रख दी थी, वरना हम रखते नहीं ऐसे। एक और मैं सीजीएल टीयर 2 का ही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, ये भी सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ सवाल है। देखें, फिर मैं थोड़े अच्छे सवाल भी पूछूंगा, 2 4 5 अच्छे सवाल भी पूछूंगा, तो आपको लगेगा मजा आ गया। दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर के परिमाप दिए हुए हैं। पीक्यू देखिए, अगर त्रिभुज समरूप है, समझना ध्यान से सर, कभी कभी एबी बटे बीडी दोनों ले सकते हैं। देखिए कंडीशन समझिए, मैं पीछे जाके आपको दिखा भी देता हूँ, पीछे जो मैंने लिखा था वो मैं दिखा भी देता हूँ एक बार जरूर से। यहाँ पे देखिएगा कि मैंने यहाँ पे नहीं किया। जैसे अगर आप एडी अपॉन बीडी ले रहे हो, आधी आधी भुजा ले रहे हो, तब तो इन दोनों का अनुपात आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब तभी आएगा डीई बटे बीसी का, जब आप पूरी पूरी भुजा ले रहे हो। आपने उसकी एडी ली है तो पूरी एबी ली है, आपने इसकी एई ली है तो पूरी एसी ली है, तो डीई बटे बीसी इसके बराबर होगा। अगर आप आधा आधा ही ले रहे हो तो आधे के केस में डीई बटे बीसी नहीं आएगा। आप ये देखो मैंने लिखा है, थेल्स थ्योरम यही बताई थी ना मैंने। नहीं 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 प्रिया, आप कोई क्लास एब्सेंट नहीं हो, डेली चलेगा, हर दिन चलेगा, कल भी चलेगा, कोई क्लास एब्सेंट नहीं होगा, डोंट वरी। मीन्स की वजह से हुआ तो मीन्स कल को आपका भी आएगा, ऐसा तो है नहीं आपका नहीं आएगा। देखो अब मैं ये कह रहा हूं कि दो ट्रायंगल समरूप हैं और इनका पेरीमीटर दे रखा है, तो हमें ये समझना है कि पेरीमीटर का अनुपात भी रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स, ऐसे लिख लेना, रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स समरूप ट्रायंगल के केस में बराबर अंडर रूट ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज। ये लिख लीजिए, रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स बराबर रेशियो ऑफ साइड्स बराबर अंडर रूट रेशियो ऑफ एरियाज। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। तो मैंने कहा कि एबीसी और पीक्यूआर के परिमाप, एबीसी और पीक्यूआर के परिमाप क्या है, 78/46.8, ये पेरीमीटर का रेशियो है। बराबर, जैसे आपने देखा कि समरूप पीक्यू दिया हुआ है और आपसे एबी पूछ रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एबी का अनुपात और पीक्यू का अनुपात इनके पेरीमीटर के अनुपात के बराबर होगा। यही हमने पढ़ा अभी। तो यहाँ पे पीक्यू हमें कितनी दे रखी है, 11.7, एबी बटे 11.7, तो एबी की लंबाई पूछ रहा है क्या होगी। 13 से काटते हैं, 13 छिंग 78 और 13 दिया 39 और 13 छिंग 78, ये कितनी बार कटेगा, 0.6 बार। तो ए बी कितनी आ रही है,
ए भी आ रही है जी 11.7 बटे 0.6, पॉइंट से पॉइंट कट गया। 3 से काटूंगा तो 3 कितनी बार कटेगा, 3 तिया 9, 3 निम 27 बटे 2 यानी 19.5। क्या कोई बच्चा था जिसका 19.5 उत्तर आ रहा था? क्या कोई बच्चा था जो 19.5 जिसका उत्तर आ रहा था, बता सकता है? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। सीधे भी कट जाता, 11.7 से कट जाता ये 4 बार, वो एक ही बात है, काटना पीटने पे इतना फोकस मत करिए। एक अगला सवाल पूछता हूं, थोड़ा सा मुश्किल है, देखते हैं कौन बच्चा कर पाएगा। इस सवाल को कौन बच्चा कर पाएगा, ये नहीं है, इस सवाल को कौन बच्चा कर पाएगा, वो तो आसान था। चलो ये भी कर ही लो, ये आसान है, आसान भी आने चाहिए आपको। अंकित भाई रिपीट के लिए वीडियो आप मोड पे लगा के देखिए, आराम से एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यार आप पागल हो क्या, पिछले क्वेश्चन में एंगल कहाँ दिए थे? जरूरत ही कहाँ है, जब सवाल में खुद ही कह दिया कि ट्राइंगल सिमिलर है। सवाल तो पढ़ लिया करो, जब सवाल में खुद ही कह दिया कि ट्राइंगल सिमिलर है, और जब ट्राइंगल सिमिलर खुद ही है तो फिर एंगल की अब क्या जरूरत है? एंगल की जरूरत तो जब है जब ट्राइंगल हमें सिमिलर करने हो। देखिए एक चीज याद रखना कि अगर कोई ट्राइंगल एबीसी इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो अभी तो ज्यादा कुछ हमें नहीं पता इक्विलैटरल के बारे में, बट हमें इतना पता है कि ईच एंगल 60 डिग्री होता है, इतना तो पता ही होगा। नहीं पता तो अभी सीख लेंगे कि ईच एंगल 60 डिग्री होता है। तो अगर हम इसके अंदर कहीं भी कोई लाइन खींचते हैं, मान लेते हैं हमने पैरेलल लाइन खींची, हमें पता है ये एंगल 60 डिग्री है, हमें पता है ये एंगल 60 डिग्री है, तो हम कहते हैं कि ये 60 60, तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। ठीक है, दोनों क्या होंगे, 60 60 होंगे। ठीक है, ये भी 60 ये भी 60। इज इट क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। ठीक है, अगर दोनों 60 हो गए, यानी जब भी कभी कोई पैरेलल लाइन खींचेगी, तीसरा तो 60 था ही, तो ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। ये भी क्या बनेगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, देख लो। ठीक है, ये भी इक्विलैटरल आ गया। तो आप समझिए कि अगर ये भी इक्विलैटरल आ गया और ये 5 दे रखी है, तो फिर अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए कितना है, 5 पचम 25/4√3। ये उत्तर आ गया। अब बैक टू बैक क्लास करेंगे और फटाफट से सिलेबस भी खत्म करेंगे, परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी जितना पढ़ा है उसका रिवाइज कर लीजिए, रट लीजिए। अक्सोय हलदर, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, इसको कौन कर पाएगा? जो इसको कर पाएगा तो समझो वो वाकई में टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, जो इसको कर पाएगा। ये थोड़ा अलग सवाल है, इसमें कैसे लगेगी सिमिलरिटी ये सोच पाना बड़ा मुश्किल है, बट लगा देंगे। जैसे कि ये अल्फा है तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, और ये अगर 90 है तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा। होगा। दिया क्या है सवाल में, ए 8 दे रखी है, EC 10 दे रखी है, CD कौन सी का समद्विभाजक है। ठीक है, अच्छी बात है। AD का मान पूछ रहा है, क्या होगा AD का मान, ये पूछ रहा है AD। X मान लो इसको, बताओ भाई कैसे निकलेगा, कोई बताएगा? मैं एक चीज कह रहा हूं कि अगर ये 2 अल्फा है तो ये 90 माइनस 2 अल्फा होगा, ये लिख सकता हूं, 90 माइनस 2 अल्फा, ये 90 माइनस 2 अल्फा। अच्छा, अगर ये 90 माइनस अल्फा आ रहा है, ये 90 माइनस अल्फा आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये एंगल अल्फा, बोलो ये एंगल अल्फा, क्योंकि ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये देखो, आप इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, तो ये एक्सटीरियर आ रहा है ना, 90 माइनस अल्फा, बिल्कुल सही है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं बस एक चीज कहना चाह रहा हूं आपसे, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूं कि ये पूरा एंगल कितना होगा यहां से यहां तक, तो आप कहेंगे ये 90 प्लस अल्फा हो जाएगा। इस ट्राइंगल में ये 90 प्लस अल्फा हो जाएगा।
अच्छा, ये अगर 90 माइनस अल्फा है तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे ये 90 प्लस अल्फा हो जाएगा। तो मैं ये देख रहा हूं कि दो एंगल सेम आ गए। कौन कौन से? एक अल्फा और एक 90 प्लस अल्फा। अब आप कहेंगे कौन कौन से ट्राइंगल में आए हैं जी सेम? तो मैं कहूंगा एक ट्राइंगल तो एडीई है, एक तो ट्राइंगल एडीई है और एक एडीसी है। एडीसी, इन दोनों में ये 90 प्लस अल्फा एक एंगल है और एक अल्फा है। तो क्या हम इन दोनों को सिमिलर बोल के इसमें सिमिलरिटी अप्लाई कर सकते हैं? तो आप कहेंगे कर सकते हैं जी, अगर आपने सिमिलर प्रूफ कर दिया है तो। अभी तो बहुतों को सिमिलर ही नहीं आया होगा समझ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 90 प्लस अल्फा के सामने दोनों में क्या है? तो आपने कहा एडीई में 90 प्लस अल्फा के सामने एक्स है, वहीं 90 प्लस अल्फा के सामने 8 प्लस 10 18 है, बड़े वाले में। फिर मैंने कहा कि अल्फा के सामने बता दीजिए, तो आपने कहा अल्फा के सामने एक में 8 है, एक में अल्फा के सामने x है। तो एक्स स्क्वायर यहां से कितना आ रहा है? 188 आ रहा है, 144। x कितना होगा? 12। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इस सवाल को सिमिलरिटी से कर पाया होगा, सवालों का बाप था ये थी असली सिमिलरिटी। जब सिमिलरिटी इस कदर लगने लगे ना, ऐसे नानी याद आने लगे, तब कहते हैं कि सिमिलरिटी क्या होगी। कहो तो दोबारा बता दूं एक बार, कहो तो दोबारा बता दूं, वंस मोर, ठीक है? आप वंस मोर ना चित्र में ही समझो, वंस मोर वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चित्र में ही समझो, देखो कैसे कि मैं ये कह रहा हूं कि ये अल्फा है और ये 90 है। आप कह रहे हो कि जी ये 90 माइनस अल्फा है, मैं कह रहा हूं जी ये 90 प्लस अल्फा है, अल्फा है। तो आप खुद देखो कि दो एंगल कॉमन हो गए, दो एंगल कॉमन। लेकिन अब दो एंगल कॉमन निकालना भी कोई आसान चीज नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये 2 अल्फा है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा 90 माइनस 2 अल्फा। अब ये 90 माइनस 2 अल्फा, 90 प्लस अल्फा। तो आप बताओ इन दोनों का सम कितना आ रहा है? इन दोनों का सम आ रहा है माइनस अल्फा। तो इन दोनों का सम आ रहा है 180 माइनस अल्फा। तो मैं अगर इसका तीसरा एंगल निकालूं तो ये अल्फा आ जाएगा या नहीं? बोलो, तीसरा एंगल तो निकाल सकते हैं ना भाई? या इस तरीके से कह सकते हैं, नहीं पहले बताओ कि इसका और इसका सम ये होगा। अगर मैं इसमें से इसको घटा लूं तो मुझे अल्फा मिल जाएगा। 90 में से 90 गया, 90 खत्म, माइनस अल्फा में से 2 अल्फा घटेगा, प्लस अल्फा, ये अल्फा आ जाएगा। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? ये 90 प्लस अल्फा हो। तो मैंने बस यही कही है कि एडीई ट्राइंगल में भी एक एंगल 90 प्लस अल्फा है और एक अल्फा है, और एडीसी में भी एक एंगल 90 प्लस अल्फा और अल्फा है। तो मैंने इसी में सिमिलरिटी लगाई है, इन्हीं दोनों में सिमिलरिटी लगाई है। एक बच्चा कह रहा सर मास पॉइंट से नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल है। सवाल बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, मास पॉइंट का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। मतलब मैं ये कहूंगा इस सवाल के बारे में कि है इस सवाल का लेवल, बाकी सब तो कहने की बात है, बट सवाल का लेवल है। बाकी आप कोई और तरीका लगाओगे तो थोड़ा मुश्किल है हो पाना इस सवाल को। सिमिलरिटी से बेस्ट है ये। चलिए एक और सवाल देखिए, बहुत प्यारा सवाल पूछ रहा हूँ ताकि सिमिलरिटी अब आपके दिमाग में बैठ जाए। बहुत अच्छा सवाल है ये भी अपने आप में, कोशिश करो एक बार उत्तर बताओ। त्रिभुज एबीसी का परिकलन कीजिए जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, जहां बीसी बराबर 12 है, डीबी बराबर 9 है और सीडी 6 है, बीसीडी बराबर बीएसी है। बीसीडी यानी कि ये एंगल अल्फा और बीएसी यानी कि ये एंगल अल्फा, ठीक है, बीएसी। त्रिभुज एडीसी और बीडीसी के परिमाप का अनुपात बताना है, क्या होगा? त्रिभुज एडीसी और बीडीसी के परिमाप का अनुपात बताना है, क्या होगा? तो एक चीज मुझे बताइए छोटी सी, पेरीमीटर पूछ रहा है दोनों का, आसान तो नहीं है इतना। चलिए ये एंगल आपने बराबर कह दिया, अल्फा अल्फा और बीटा कॉमन है, ये बीटा कॉमन है, बीटा दोनों में कॉमन है। तो मैं ये कह सकता हूँ दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको y। और पहले दो ट्राइंगल सिमिलर करता हूँ, कौन कौन से आपको बता देता हूँ। एक तो पूरा ट्राइंगल एबीसी, मैं साइन इसलिए नहीं बना रहा हूँ सिमिलरिटी का ताकि आप फिर ये देखेंगे कौन सा एंगल किसके सामने है, फिर वो देखने में गलत लगेगा, वरना यूज उसका कुछ नहीं है। और एक बीडीसी, मैंने दो ट्राइंगल पकड़ लिए और इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एक एक एंगल अल्फा है और एक एक बीटा है, और तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा कैसे? इसमें तीसरा एंगल मान लेते हैं गामा और इसमें तीसरा एंगल ये रहा गामा, चलेगा? क्योंकि इसमें तो सब कुछ चाहिए हमें।
मान सकते हैं भाई? तो आप कहेंगे हाँ जी मान सकते हैं। अब मैंने कहा शुरू करते हैं। छोटे वाले में अल्फा के सामने 9, बड़े वाले में अल्फा के सामने 12, छोटे लाइन से चलते हैं, छोटे वाले में बीटा के सामने 6, बड़े वाले में बीटा के सामने x, छोटे वाले में गामा के सामने 12, बड़े वाले में गामा के सामने 9 प्लस y प्लस 9। ठीक है, अब यहां से एक चीज देख सकते हैं कैसे निकालेंगे। देखो मैं ये कह रहा हूं 12 छिंग 72 और 9 अट्ठे 72, x आ गया 8। देख रहे हो कैसे कैलकुलेशन की मैंने कहा ये इसका 1.5 गुना है, तो कौन सी संख्या लूं जिसका 1.5 गुना 12 होगा, या फिर ऐसे कर लिया 12 छिंग 72, 9x 9 अट्ठे 72, x 8। अब आप देख रहे हो यहाँ 6 12 है तो 8 यहाँ 16 होगा, यानी x कितना होगा 7। चाहो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लो या मेरे हिसाब से। मैं कैसे कहता हूँ 6 दूनी 12 तो 8 दूनी 16, y कितना आ गया, y प्लस 9 16 तो y 7 आ गया, यानी y 7 आ गया। अब पूछा गया सवाल में ADC का पेरीमीटर, तो ADC का पेरीमीटर कितना होगा, x प्लस y प्लस 6 अनुपात BDC का पेरीमीटर कितना होगा 9 प्लस 6 प्लस 12। तो मैंने कहा x प्लस वाई कितने हैं 7 और 8 15 और 6 21, 12 और 9 21 और 6 27, तो 3 सत्ते 21, 3 नीम 27, 7/9 उत्तर आ रहा है। ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में ना आया हो? थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, मैं मानता हूं थोड़ा सा मुश्किल था सवाल। चलिए, आपको लग रहा होगा कि क्या मेंस में भी सवाल अब भी आते हैं 2019 के आपने हमें दिखाए, तो मैं एक दो सवाल दिखाना चाहता हूँ। इस सवाल को प्लीज घर पे जाके दोबारा देखिएगा, मैं बहुत आराम से बता रहा हूं। अगर आपने अभी इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप की तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत। त्रिभुज एबीसी में डी और ई, एबी और एसी पर दो बिंदु हैं। एबीसी, डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के, डीई और बीसी का अनुपात भी, डीई और बीसी का अनुपात भी कितना है 6 और 7 का। ये साइड का है, तो मैं एरिया का पूछूं आपसे कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का 49, 36 और 49 होगा एरिया का। यानी इन्होंने हमसे पूछा है एडीई का एरिया, तो हम कह देंगे 36, 36 और ये 49 में से 36 घटाएंगे कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 13, तो 36:13 आ जाएगा। बी आंसर है। सबका आ गया होगा और सबको ये लग भी गया होगा कि सवाल कैसा भी आए हम लपेट देंगे। ऐसा कोई बच्चा जिसको लगा हो कि नहीं लपेट पाएंगे? चलिए एक और सवाल लिखिए, ये सवाल देखना। ये कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल ए बी ई एफ एंड सी डी आर पैरेलल्स, गिवन दैट ई जी बराबर 5, जी सी बराबर 10, डी सी बराबर 18, ए बी बराबर 15, देन ए सी इच। ए सी क्या होगा ये बताना, फटाफट से 1 सेकंड में बताना है उत्तर, 1 सेकंड में। अब दिमाग में आएगा, सिमिलरिटी धीरे धीरे आएगा भाई। बहुत देर से उल्टी उल्टी सा हो रहा था, अभी रिलैक्स मिला है उल्टी करके। आया किसी का उत्तर? देखो मैंने क्या 2-3 एंटीबायोटिक एक साथ सटक ली, मुझे लगा शरीर है पचा जाएगा, बट वही है ना, बुढ़ापे का शरीर है, नहीं हो पाता काम। देखिए जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो बहुत सारे तरीके होते हैं लोगों के पास भी निकालने के, आपके पास भी होंगे तरीके निकालने की, कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी मैं तरीके से बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। ई एफ सी डी और ए बी तीनों समानांतर हैं, ई जी बराबर 5 दे रखा है इन्होंने, बहुत ध्यान से देखना, और जी सी कितना है, जी सी 10 दे रखा है। देखो ये अगर ये समानांतर है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको करके, यहाँ पे देखो ये अगर समानांतर है तो आपको नहीं लगता कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, सिमिलर है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि EGF ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा
या GEF ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा GCD के, सिमिलर हो जाएगा। और अब अगर ये सिमिलर हो गया, अब अगर ये सिमिलर हो गया, चलो अगर ये सिमिलर हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे इसकी भुजा ये 5 है और ये 10 है, अगर ये 5 और 10 है तो हम कह सकते हैं कि इसकी बाकी भुजाओं का अनुपात भी 5-10 के अनुपात में होगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ ये भी इसका 1:2। अगर कोई EF और DC का अनुपात पूछे तो 1:2 होगा। लेकिन देख लेते हैं पूछा क्या है सवाल में। मुद्दा इज दैट पूछा क्या है सवाल में, AC पूछा है, AC पूछा है और क्या क्या दिया है, GC 10 दिया है, ठीक है, DC 18 दिया है, DC 18। तब तो बड़ा आसान है। देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने ये 18 दे रखी है और ये 5 दूनी 10 है तो ये 9 होगी। मैंने EF 9 निकाल दिया, EF 9 निकाल दिया मैंने। अब AB 15 है, AB 15। अब ध्यान से समझना, अब ये सवाल कैसे होगा, पहले यहां तक बताओ कोई डाउट है तो। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। देखो मैंने कहा ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो इनकी ये भुजा 5 दूनी 10 तो 9 दूनी 18। ये अगर 18 है तो ये 9 होगी। यहां तक हो चुका है सवाल, यहां तक हो चुका है। अब मैं इसका चित्र दोबारा बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। कैसे, मैंने कहा कि ये इसके पैरेलल है E और F, और आपने कहा कि ये 9 है और AB कितनी है, 15 है, 9 और 15 है और ये C। तो कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि अगर EF पैरेलल है AB के भी, क्योंकि तीनों भुजाएं पैरेलल थी, तब ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए। CFE सिमिलर है CBA के, और अगर ये सिमिलर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात है 9 और 15, यानी 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 3-5 का अनुपात है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये 3-5 का अनुपात इसका भी होगा, CE और EA का, CE और EA का भी यही होगा, और मैं कह सकता हूं CF और CB का भी यही होगा। कहने का मतलब हम इस निष्कर्ष पे पहुंच गए दोस्त कि अगर ये 9 और 15, 3 तिया 9 3 पंजे 15, तो ये भी 3 और पूरा 5 यानी कि 2 होगा। बोलो पूरा 5, ये बात क्लियर है। हमें तो पूरा ही निकालना है। अच्छा कोई बता सकता है कि टोटल कितना था, 5 और 10 15 था, यानी इस 3 की वैल्यू सवाल में 15 दे रखी है, एक की 5 है तो 5 की कितनी होगी, 25। यही उत्तर है इस सवाल का। 5 की कितनी होगी, 25। यही उत्तर है इस सवाल का। क्या इस सवाल को करने में तकलीफ हुई आपको तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं ऐसा एक और सवाल होमवर्क में देना चाहता हूं। सिमिलरिटी में इससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि सिमिलरिटी में बहुत ज्यादा करना है, तो फिर आप गणित के उन एग्जाम्स को दो जिनमें गणित बहुत हाई लेवल की आती है, लाइक कैट दो, या और भी ऐसे बहुत एग्जाम हैं जो आप दे सकते हो। मेरे हिसाब से तो दे सकते हो, क्योंकि CGL में गणित पूछना मुश्किल हो गया है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कल जो क्लास होगी वो SI की पार्ट 2 क्लास होगी। कल जो क्लास होगी, एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, ये क्लास अल्टरनेट चलेगी और मैं इस क्लास का टाइमिंग बदल के, इस क्लास का, ये सवाल होमवर्क में लिख लीजिए, इस क्लास का टाइमिंग बदल के कोई 2 घंटे करने वाला हूं, तो किसी एक ही टाइमिंग पे इसको कर लेते हैं। अब वो कैसे बनेगी मुझे पूछना पड़ेगा, टीम वालों को भी बताना पड़ेगा, ताकि रोज एक क्लास हो, अल्टरनेट चले। एक दिन एडवांस मैथ्स हो जाए 2 घंटे की, ठीक है, और एक दिन अर्थमेटिक 2 घंटे की, या ऐसा कर लेते हैं एक दिन सुबह कर लेते हैं एक दिन शाम को। अर्थमेटिक की टाइमिंग फिक्स है, अभी उसको चेंज नहीं कर रहे, 8 से 10 है, उसको वैसे ही चलने दीजिए। बाकी एडवांस का देख लेते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है सर पिछला सवाल रिपीट कर दीजिए, तो मैं पिछला सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने कुछ नहीं किया। देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अगर ये 2 लाइनें आपस में पैरेलल हैं, तो फिर अगर ये इसको तिर्यक रेखा काटती है तो ये एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा, और ऐसे ये बीटा तो ये भी बीटा। तो आपने कहा दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो मैंने कहा ये 5 दूनी 10 है, 5 दूनी 10, तो ये 9 दूनी 18 होगा, ये 18 हो गया। जैसे ये 18 दे रखा था तो ये 9 हो गया, यानी ये 10 का आधा 5 तो 18 का आधा 9। जैसे ये 9 आ गया, ये 15 दे रखा था ऑलरेडी,
तो मैंने कहा इसका अनुपात 3 3 और 3 पंजे 15, 3 5 का होगा, तो बचा वाला 2 होगा। बोलो कोई डाउट है तो? ठीक है भाई सर, डे टाइम में मत करना, तो इसको फिर ऐसा कर लेंगे 6:30 के बजाय ये 6 से 8 हो जाए, या 6:30 से 8:30 हो जाए। एक ये हो सकता है ना कि हम क्या जीएस वाली क्लास को आधा घंटे आगे शिफ्ट करवा लें, वो एक सही तरीका है, वो एक सही तरीका है, मैं वही करता हूँ कि 6:30 से 8:30 करवा लें। ठीक है, चलो फिर मुलाकात होगी आपसे, कल मुलाकात होगी। कल एसआई की क्लास है 8 से 10, कल 8 से 10 एसआई की क्लास है। एक क्लास बेसिक हो चुकी है, बेसिक रिपीट भी करूंगा 10-5 मिनट, बट फिर भी कहूंगा जितने भी इस बैच में नए बच्चे हैं वो पहली क्लास देख कर आए, फर्स्ट क्लास देख कर आए, ताकि आगे की क्लास अच्छे से समझ आए, ताकि आगे की क्लास अच्छे से समझ आए। पहली क्लास देख कर आए। तो कल 8 बजे मुलाकात होगी आपसे। ये मत समझना होली है तो मुलाकात नहीं होगी, मुलाकात होगी। ठीक है, चलिए भाई, खुश रहिए, ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, बाय, टेक केयर।